हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं विजय भाई। और ये विजय भाई अभी सिलेक्टेड हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में। और अभी ये फील्ड ट्रेनिंग के लिए हमारे जहां पे मैं वर्किंग हूं उसी स्टेशन पर आए हुए हैं। तो आज इन्हीं से बात करेंगे वर्किंग आवर्स के बारे में, किस तरीके से इनका क्या तरीका है काम करने का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में को क्या काम करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स कैसा है, और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है और जॉब प्रोफाइल है, प्रमोशन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिसके वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। तो बिल्कुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं विजय भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि अपने कीमती समय हम हमारे लिए और आपके लिए इन्होंने दिया है। तो धन्यवाद विजय भाई। थैंक यू सो मच। तो देखिए विजय भाई, सबसे पहले मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैं विजय खंडल, मैं जयपुर से हूँ और मेरा टेक ग्रेड 1 सिग्नल में सेक्शन हुआ है, जिसे ईएसएम भी कहते हैं, ईएसएम फर्स्ट। और मैं वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न जोन से मैंने फॉर्म फिल किया था। वेस्टर्न जोन से मुझे एडीआई अहमदाबाद डिवीजन सेलेक्ट हुआ है। अभी मैं पालनपुर में फील्ड ट्रेनिंग के लिए पोस्टिंग दी गई है मुझे। जी, तो आपकी ज्वाइनिंग किस डेट को हुई है? ज्वाइनिंग मेरी 27 अगस्त को थी और अभी 15 डेज हो गए हैं अराउंड मुझे ट्रेनिंग करते हुए। फील्ड ट्रेनिंग मेरी स्टार्टिंग से फील्ड ट्रेनिंग है। जैसा कि आपने बताया कि ये आप फील्ड ट्रेनिंग में आए हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन की है। तो मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि क्या अभी आपको ट्रेनिंग पीरियड बताया गया है आपके डिवीजन में के द्वारा या नहीं? ट्रेनिंग पीरियड का क्लेरिफिकेशन जब तक शेड्यूल नहीं आता है तब तक क्लेरिफिकेशन नहीं होगा। जब शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल को हो सकता है कि 1 मंथ लग जाए, 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। अहमदाबाद डिवीजन से शेड्यूल आएगा सबका, उसके बाद क्लेरिफाई होगा कि कितने दिन की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, ये सब बाद में क्लेरिफाई होगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कई जगह जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको शेड्यूल दे दिया जाता है और शेड्यूल में ही बता दिया जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कितने महीने की होने वाली है। अगर जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उस बोर्ड की मैं बात करूँ, बिलासपुर बोर्ड की, तो वहाँ पर खड़गपुर में भेजा गया और वहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया था 12th मंथ का, है ना। तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग जोन के तहत अलग अलग रूल्स हैं, तो अपने हिसाब से करवाते हैं। इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं होता है या किसी को देख कर ही ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं 12 मंथ का कराऊंगा या 18 मंथ का कराऊंगा। तो मोस्टली ये है कि कहीं 18 मंथ का और कहीं जो 12 महीने का ये ट्रेनिंग किया जाता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आप फील्ड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप जैसे काम करते हैं, आप आफ्टर ट्रेनिंग जिस तरह से काम करेंगे वो तौर तरीका आपको पता चलता है। तो इसीलिए मैं विजय भाई से बात करने के लिए मैं यहाँ उनको बुलाया हूँ। और हम जहाँ मैं बैठा हूँ ठीक सामने सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन का ऑफिस है। और वहीं से मैंने इनको कैचअप किया, रिक्वेस्ट किया कि चलिए हमारे साथ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अपना कुछ टिप्स बताइए, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा आपसे विजय भाई कि यहाँ पर जब आप आए तो आपको कैसा महसूस हुआ, ये बताइए। मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आके मैंने जब जो हमारा रूम होता है जहाँ पे हम वर्किंग करते हैं उसको टावर बोलते हैं। तो उस टावर पे जो भी स्टाफ था वो बहुत फ्रेंडली स्टाफ है और उन्होंने मोटिवेट भी किया। और अब जितने 15 डेज हो गए मुझे यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेनिंग करते हुए, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है और हेल्पफुल है। मतलब आप अगर फील्ड ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग में जब जाएंगे तो आपको जो भी इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह आप देखेंगे तो वो आप पहले ही उन सब चीज़ों पे वर्क करते हुए आप देख ले होंगे भाई कैसे वर्क कर रहे हैं ये लोग, तो आपको इजीली दिख जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड आपका है, स्ट्रांग है, तो ये आपको यहाँ मजा आने वाला है ना। तो चलिए, यहाँ पर एक चीज जो बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि आपके मार्क्स कितने थे, सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए। मेरे मार्क्स 69.5 थे और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और जनरल की जो कट ऑफ थी वो 63 थी। जी, तो देखिए, इस बार की मैं बात बताऊं जहां पर लगभग 1100 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर अगर आप 70 मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा हो 70 मार्क्स ला करके जिनका सिलेक्शन नहीं हो। मेरा भी अंडर 70 ही था। तो लेकिन अब चूंकि वैकेंसीज कम है तो मैं आप लोगों को सजेशन देता आ रहा हूँ पिछले वीडियो में भी, कम से कम 75 प्लस आपको टारगेट करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और 2-1 मार्क्स अगर नीचे कर ले अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए, अब सैलरी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो सैलरी तो भाई को अभी नहीं मिला है, बट यह है कि बेसिक कितनी है और कितनी सैलरी इनको एक्सपेक्टेड है इस मंथ में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे। हाँ, सैलरी का हमें क्लेरिफिकेशन हमें जो मेमो मिलता है उस पर दिया गया है। हमारा बेसिक लेवल 5 है तो उसमें बेसिक 29,200 रहता है, 29,200 प्लस डीए।
डीए जितने भी परसेंट होगा 52 53 जो भी होगा वो 29,200 प्लस डीए मिलेगा। अदर अभी कोई अभी का जो डी है वो 55% है और जुलाई में इस जुलाई से लगभग 58 या 57% हो जाएगा। तो ये मान के चले कि 46,000 प्लस या 47,000 आपका लगभग सैलरी मिलेगी। ये कैलकुलेट है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जो नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं? मैं अप्रेंटिस अभी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, तो मैं अभी जनरल ड्यूटी में आता हूँ। मेरी जनरल ड्यूटी जो पालनपुर स्टेशन की है वो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक है, और दोपहर में बाद 12 बजे से लेके 2 बजे तक का रेस्ट रहता है हमारा। 2 बजे से लेकर के इवनिंग में 6 बजे तक की दोबारा ड्यूटी रहती है हमारी। लेकिन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं इसमें ईएसएम फर्स्ट, उनकी यहाँ पे शिफ्ट में भी ड्यूटी रहती है। शिफ्ट में ड्यूटी उनका ऐसा रहता है कि 3 शिफ्ट में चलती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में। मॉर्निंग 6 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। जी, तो कुल मिला के 3 शिफ्ट में ड्यूटी कराई जाती है और 3 शिफ्ट में ये क्या आपको मतलब इसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है या पूछा जाता है कि आपको कौन से शिफ्ट में करना है, या शिफ्ट रोटेट होता है सभी कर्मचारियों का? नहीं, ये सब हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और आपकी जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग से सबको इक्वली दिया जाता है कि जिसके जैसे सूटेबल रहता है उस हिसाब से वो अपने मैनेज करते हैं। तो जो आप अभी काम कर रहे हैं, ये फील्ड ट्रेनिंग आपका है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेसिकली आपको ट्रेनिंग में अभी क्या सिखाया जा रहा है? किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? तो कौन-सा ऐसा काम है जो आपको करना पड़ रहा है? मेनली जो हमारे दोस्त हैं ना, उनका इसी बात पे फोकस होता है कि काम आखिर करना क्या पड़ रहा है? कोई कहता है कि वो सिग्नल जो डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ है, नो डाउट इसमें थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ये मैं भी जानता हूँ और हमने आप सभी को बताया भी है। लेकिन आज मैं इनसे ही रूबरू होकर के पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि काम आपको एग्ज़ैक्ट करना क्या है? कोई ऐसा तो नहीं कि मज़दूरी वाला काम करना है आपको? ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए थोड़ा-सा, इससे हमारे दोस्त बहुत घबराए रहते हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लेवल 5 के अंदर आए हो, आप एक तरीके से ऑफिसर हो, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि हमें सिग्नल की जो जॉब है वो टोटली फील्ड जॉब है। जी। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कंप्यूटर बेस्ड डेस्क जॉब है, व्हाइट कलर जॉब नहीं है। हमें जो हमारे सिग्नल के बहुत इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ट्रैक ट्रैक पॉइंट होते हैं, ट्रैक मशीन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, उन सभी का मेंटेनेंस करवाना होता है। अपने जो भी असिस्टेंट जाते हैं, और साथ में कभी-कभी करना भी होता है। ऐसा नहीं है कि अपन ओनली करवा ही सकते हैं, और करना भी पड़ता है और करवाना भी पड़ता है। ये दोनों ही काम होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है वो आपके सुपरवाइज़र जेई कहलाते हैं और जो आपके सीएसआई है ना, सीएसआई साहब जो चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपके इंचार्ज होते हैं आपके ऑफिस के। तो उनके अंडर में ही सारे कर्मचारियों को काम करना पड़ता है और आप चूँकि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, तो आपको अपने असिस्टेंट स्टाफ के साथ और कभी-कभी टेक्नीशियन 3 भी आपके साथ हो सकते हैं, कोई ऐसा काम है तो आपको जाना पड़ सकता है और आपको उस काम को साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। अगर छोटा-मोटा काम है तो आपका असिस्टेंट आपको करवा देंगे, ठीक है? आप उनसे करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे हमारे दोस्त पूछते रहते हैं कि अगर इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं सिग्नल अचानक से फेल्योर हो जाता है, तो क्या वहाँ पर सभी लोग जाते हैं या केवल जिनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है, जैसे जो शिफ्ट में जो रोटेशन है, केवल वही कर्मचारी वहाँ पे जाते हैं? अ, वैसे तो मेनली जो शिफ्ट में ड्यूटी होती है ना वही जाते हैं, लेकिन फ़ोल्ट की ड्यूरेशन पे पता चलता है कि ड्यूरेशन अगर जैसे-जैसे बढ़ती जाती है कि हाफ एन आवर की है, आवर लग गया, 2 आवर लग गए, 3 आवर लग गए, तो फिर वो जो नंबर ऑफ स्टाफ जो अवेलेबल रहते हैं, जो हेडक्वार्टर के अंदर होते हैं, उनको कॉल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। जो भी स्मार्ट अपने एम्प्लॉयी होता है, जो इसको सही कर सके फ़ोल्ट को, उनको बुलाया जाता है। यहाँ पे जेईई भी होते हैं, एसएससी भी होते हैं, और एडीएससी सर भी आ सकते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को भी आना रहता है। सब कुछ नंबर ऑफ आवर्स का खेल रहता है इसमें, फ़ॉल्ट का क्लेरिफ़ाई तो करने का। कुल मिला के बात ये है कि जैसे जितना समय बीतता जाएगा, अगर आपका फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है, उतने ही जो हमारे स्टाफ उनकी संख्या बढ़ती जाएगी उसको करेक्शन करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए। ये है ना? बिल्कुल, जी। ओके, ओके। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका जो प्रमोशन है, जैसे अभी आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 2800 2800 ग्रेड पे में आप आए हैं, तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होगा और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? अगर आप बात करें इसी डिपार्टमेंट में रह करके आप विदाउट एग्ज़ाम अगर हम बात करें, तो केवल विदाउट एग्ज़ामिनेशन कोई एग्ज़ाम नहीं देना अगर, तो आप कहाँ तक प्रमोशन ले सकते हैं? इसमें विदाउट एग्ज़ाम तो आप एमसीएफ बोलते हैं जिन्हें, 4200 ग्रेड पे होती है, लेवल 6 वो पहुँच सकते हैं। उसके बाद में आप जेईई भी बन सकते हैं, एसएससी बन सकते हैं, और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो फिर आपके खूब ऑप्शन रहते हैं इसमें क्लियर करने के। तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो आप 4200 ग्रेड पे जो नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा ये एग्ज़ैक्टली आपको लगभग 3-4 साल में हो जाएगा, जो कि आप एमसीएफ कहलाएँगे और यहाँ पे 4200 ग्रेड पे में आपका जो एक जेईई लेवल का 4200 ग्रेड पे मिल जाता है आपको, ठीक है? तो सैलरी वो होगी, आपका पोस्ट जेईई नहीं होगा,
पोस्ट आपका मास्टर क्राफ्ट कहते हैं उसको, हम MCF कहते हैं, वो आपको मिलेगी। और जो अगर आप टैलेंटेड है, आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, या इवन आपके पास BSc साइंस है, PCM से, हालांकि सिलेक्शन इसी से हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको आपके सिलेक्शन में ये मददगार होगा। आप LDC के थ्रू और GDC के थ्रू, ये 2 एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप JEE और इवन SSC तक भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज हमने आपकी बात की। अब जो मेन मुद्दा है आज का, वो है हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने तैयारी कैसे की। मैं तैयारी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज बात करने वाला हूँ, सोर्सेज बात करने वाला हूँ, आपने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया है। पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपने कितना समय दिया और किस तरीके से आपके दिमाग में, आपके मोटिव में क्या था कि वैकेंसी तो वैसे भी कम ही थी, उस समय भी इतनी वैकेंसी नहीं थी कि हम लोग फाइट कर सकते थे और ये सोच सकते थे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा और इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करें। तो जितनी कम वैकेंसी थी, इसके बावजूद भी आपने आपने मोटिवेट कैसे किया और किस तरीके से आपने सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आपका माइंडसेट क्या था और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं डिटेल में। उसके लिए सबसे पहले अपने जो बेसिक सिलेबस था वो पूरा क्लियर किया मैंने अपने। उसके लिए मैंने सोर्स यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें थ्योरी की वो कंप्लीट की। उसमें कंप्यूटर भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पोस्ट के लिए। अराउंड 35 उसका शायद उसका नंबर का सिलेबस था और मैथ्स रीजनिंग थी। और उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसका एक सिलेबस है ना वो और एग्ज़ाम से हटके है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए लिमिटेड सोर्सेज लेकिन यूनिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने तो यूथ पब्लिकेशन फॉलो किया और टेक्स्ट बुक से अपने मॉक टेस्ट लगाए, जिससे मेरा ठीक है। देखिए, इसमें एक ही एग्जाम होता है, मतलब कई सारे एग्जाम, जैसे ALP की बात करें तो वहाँ पे आपको CBT 1 CBT 2 और CBAT देना पड़ता है, आपको साइको टेस्ट है ना। उसके बाद देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होते हैं। बट यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है आपका, वो CBT मोड एक ही होता है, और इसमें आपको मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये आपको माइंड सेटअप ये रखना है कि आपको जितना मार्क्स आ सके, जितना आप कोशिश कर सके आपके मार्क्स आ जाए, उतना आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और आप सेफ जोन में रहेंगे, सेफ मोड में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि एक-एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन की बात अगर करूँ तो सिलेबस को मैंने 3 तरीके से बाँटा है। एक आपका एक सिलेबस कैटेगरी में रखा मैंने कि मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, है ना? ये पूरा एक तरफ हो गया आपका। जो जनरली हम अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये सिलेबस मोटे तौर पर सेम ही है। बट यहाँ पे मैथ में मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूँ कि मैथ के कुछ टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, स्टैटिक्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इंक्लूड किया गया था। तो उसको आपको अलग से थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना? तो ये मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का एक आपका सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन आपका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो कि एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि मोटिव है हमारे दोस्तों का कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आते हैं कि इसके बारे में बताइए, इसका सोर्स बताइए, इसका बुक रेफरेंस बताइए, ये सब सारी चीज़ें। तो इस पर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन, वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर अवेयरनेस से जो आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीनों सेक्शन के बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे और विजय भाई से हम पूछेंगे कि आपने जो तैयारी की, तो आपने किस सोर्सेज़ को फॉलो किया? सबसे पहले मैं आपने पूछना चाहूँगा कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी था? अ, मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए। और जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं सबसे बेस्ट अपना यही रहता है स्ट्रेटेजी कि मॉक टेस्ट लगाया जाए। मॉक टेस्ट में ये रहता है कि अगर आपका कोई पार्ट जैसे आपको पता चलता है कि मेरे सेट्स थ्योरी वीक है, तो उस सेट थ्योरी पे आपको फोकस करना है। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट में आपका नंबर स्कोर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट थ्योरी हो गया या फिर स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है, जी हाँ। वो जनरली आमतौर पे जो हाँ, जो एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स एग्जाम, में उसमें नहीं पूछे उसमें जाते नहीं हैं, तो पूछे आपने जाते हैं। उसको कहाँ से कवर किया है? वीडियो देख करके यूट्यूब से, या फिर आपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही उनके सॉल्यूशन को देखा, या फिर एक्चुअली आपने पीडीएफ सर्च किया कुछ हाँ और आपको हाँ, नेट पे इंटरनेट मिल गया तो उसको आपने कवर कर लिया, कैसे किया बताइए? जैसे सबका आ जाता है कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, तो एनसीईआरटी जो 11th की है उसमें सेट्स थ्योरी भी दी है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी हाँ, भी दी है। प्रोबेबिलिटी तो सबसे 12th में। बेस्ट जी, सबसे जी। बेस्ट चीज़ है कि आप वहाँ से थ्योरी पढ़िए और अपने वहाँ के एग्जाम्पल करिए, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइए, तो अपने आप पूरा क्लियरिफाई कर देखिए, लेंगे। मतलब ये है ना कि आप रास्ता कहीं से भी जा रहा हो, लेकिन मंजिल तक आपको पहुँचने के लिए उस चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। और मैंने आपको बार-बार बताया कि मैंने भी किया था, मेरे पास बहुत कम समय था, 1 दिन का समय था, और मैं, क्योंकि मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे, मैं जेईई का एग्ज़ाम दे के आया था और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने भी यही किया था, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा प्रोबेबिलिटी का और स्टैटिक्स का, सेट थ्योरी का, इन सबका, और एक बार थ्योरी देख लिया एक बार, क्योंकि देखिए आप 12th में आप सभी पढ़ के आते हैं, तो आपको मोटे तौर पर कुछ चीज़ें तो पता होती हैं पहले से ही, है ना? और अगर आप थोड़ा-सा रिवीजन कर लें तो 100% नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन, तो 3-4 क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे उसमें, है ना? तो ये चीज़ था।
तो चलिए मैथ और रीजनिंग के लिए क्या है कि बेसिकली आप मॉक टेस्ट ही देंगे तो बेहतर होगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और हाँ, जो टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक में फंस रहा हूँ, ये टॉपिक मेरे लिए कंफ्यूजन है या क्वेश्चन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, तो आप उस क्वेश्चन को उस टॉपिक को प्रॉपर्ली आप यूट्यूब पर डालिए, ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। किसी भी ऑथेंटिक जो चैनल है, नामी गिरामी चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे आप देख करके ट्रिक्स को सीख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को लगाएंगे, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन लगने लगेगा। तो रीजनिंग के लिए तो यही है। जीएस में बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो जीएस के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप जीएस के लिए आप पूरी बुक्स पढ़ो या कोई बुक्स सोर्स फॉलो करो, बट आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स क्या बेजब है। करंट अफेयर जीएस के लिए एनसीईआरटी, आपके जितने टॉपिक्स कवर्ड आपने अदर एग्जाम्स के लिए कर रखे हैं वो इसी एग्जाम में भी रिवीजन करें, वो इसी एग्जाम में बेनिफिट देंगे। ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है वो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपने क्या कोई बुक्स फॉलो किया या कोई वीडियो आपने फॉलो करी, कैसे किया आपने प्रिपरेशन? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर अपने जो टॉपिक्स देखे जाएं तो वो बहुत इंक्लूडेड थे, जैसे फिजिक्स भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी था। और तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अपने जो एलिजिबिलिटी है इसमें बीएससी भी है और टेक्निकल फील्ड भी है, जो डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका भी है। तो बीएससी करे हुए होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो ये थोड़ा सा मतलब वीक नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि उनके जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता ऐसे, लेकिन वही जो इलेक्ट्रॉनिक्स से करे होते हैं उनके फिजिक्स थोड़ा सा अलग पार्ट रहता है, क्योंकि मेन पार्ट वो नहीं रहता है। तो दोनों को मैनेज करना पड़ता है अपने को। तो उसके लिए मैंने यूथ की जो अपनी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो अपनी थ्योरी की बुक है और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव की बुक है, मैंने वो दोनों कंप्लीट की थी। पहले थ्योरी कंप्लीट करी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लगाए, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, और फिर मॉक टेस्ट लगाए टेक्स्ट बुक के। तो मैंने वहाँ से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। हाँ, देखिए मेन चीज़ क्या है कि अगर आप बैकग्राउंड आपका है, डिप्लोमा आपने कर रखा है या फिर आपने बीएससी अभी किया है, तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने की। वो सबके लिए मिला-जुला सिलेबस है, चाहे वो बीएससी कर रखा हो आपने या डिप्लोमा कर रखा है या आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, मिला-जुला सिलेबस है। क्योंकि 3 सेक्शन में मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, मैं आपको बताया भी रखा है कि 3 सेक्शन में हम बाँटते हैं। पहला सेक्शन आपका है फिजिक्स का, जो बेसिकली फिजिक्स आपका 11th क्लास का, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। ये सेक्शन आपका 12th में फिजिक्स में मिल जाएगा आपको, और जिन्होंने बैकग्राउंड जिनका डिप्लोमा का है या फिर आपका बीटेक का है, तो उनके लिए आप ये चीज़ बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो केवल फिजिक्स से बीएससी किए उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके सिलेबस में ये चीजें नहीं है, वो पढ़ाया जाता है, बट हाँ उनको लाइटली लेकर के वो हो सकता है कि आपने सही से नहीं पढ़ा हो। तो अगर आप थ्योरी एक बार देखेंगे कोई सोर्स लेकर के, तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। जैसे विजय भाई ने कहा कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, और अभी न्यू अपडेटेड एक बुक आई है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, बुक को काफी अच्छी चीजें दे रखी है, अपडेट करके दिया उन्होंने, तो वहां से उसको कवर कर सकते हैं। और मेन चीज क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का था। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है सब्जेक्ट, वो है आपका कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपने कहाँ से की प्रिपरेशन? कंप्यूटर देखिए, मैंने तो यूथ का ही सोर्स यूज में लिया था। जी। लेकिन कंप्यूटर क्या है, आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर आपका बेसिक्स तो वैसे ही क्लियर रहता है, लेकिन इसमें सिलेबस में अपने थोड़ा एडवांस कंप्यूटर साइंस भी तो था। जी जी जी। तो एडवांस कंप्यूटर के लिए आपको जो बेसिक थ्योरी की बुक है वो पढ़नी ही पड़ेगी, जिससे आपके कंप्यूटर साइंस की जो चीज़ें हैं वो क्लियरिफाई होगी। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं बुक का कौन सा जिसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं फॉलो करने के लिए? कंप्यूटर के लिए भी आपकी यूथ की अलग से बुक आती है, उसकी क्वेश्चन बैंक की अलग से बुक आती है, आप वो लगाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। जितना हो सके आप थ्योरी और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर किए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आने वाले हैं। इस बार भी आए थे, अगली बार भी चांस है कि हो सकता है आए। देखिए मैं आपको कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूथ पब्लिकेशन रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और बिल्कुल प्रिसाइज्ड सिलेबस रखते हैं, वो प्रिसाइज्ड मटेरियल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर के, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक बहुत भरोसेमंद, आपका टेक्स्ट बुक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है टेस्ट के लिए, तो उनको आप फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन की, चाहे कंप्यूटर की बुक हो, मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर्स की बुक आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक साइंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए आप कहीं से भी यूट्यूब पे आप जो आपको समझ में आता है, जहां से आपको अच्छा लगता है, आपने बेसिक चीजें जहां से आपने पढ़ी है पहले से, उसको रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर के लिए आप निश्चित रूप से टेक्स्ट बुक लगाइए, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइए, और साथ ही साथ आप फॉलो कीजिए क्या, आप यूथ पब्लिकेशन की बुक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से विजय भाई 4 महीने रह गए हैं लगभग, मैं जहाँ तक अंदाजा है कि जहाँ तक लोग अंदाजा है कि अभी एग्जाम्स हो जाएंगे ग्रुप डी का, उसके बाद फिर टेक्नीशियन का ही एग्जाम स्टार्ट होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जनवरी 2026 में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मोटे तौर पर 4 महीने 4.5 महीने भी बाकी है। तो इन 4.5 महीने में किस तरीके से तैयारी करें बच्चे, हमारे जो दोस्त हैं उनको बताइए। 4 महीने में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सितंबर के आपके पास में अराउंड 20 डेज बाकी है। सितंबर और अक्टूबर में आप जितना हो सके अपने बेसिक थ्योरी जितनी भी है, जितना हो सके वो क्लियर कीजिए। उसके बाद में आप नवंबर दिसंबर में आप अपना मॉक टेस्ट लगाइए। स्कोर
अपना एनालिसिस किए, अपने जो वीक टॉपिक्स है उनको इम्प्रूव कीजिए, और ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्जाम होना है, तो आपको जितना टाइम मिलेगा जनवरी का वो आपके लिए एडवांटेज होगा। जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे आपको इम्प्रूव करने का टाइम मिलेगा। तो थ्योरी जितना आपका क्लियर होगा उतना आप मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये तो बस अब उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा चीज़ें और प्रिपरेशन के लिए आप मोटिवेट हुए होंगे। लास्ट अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैसेज है न्यू कैंडिडेट्स के लिए, कैसे हिम्मत रखे वो, इतनी कम वैकेंसीज है तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखे कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं पढ़ता रहूं, मैं मैदान ना छोड़ूं। देखिए, वैकेंसीज तो कम है, नो डाउट, ये बात सच है, लेकिन वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान देने के बजाय आपको सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। सिलेबस आपका कवर होगा और क्लियर होगा तो आपकी पोस्ट भी आपकी क्लियर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। जी जी। तो जैसा कि हमारे विजय भाई ने बताया कि अगर आप मोटिवेट रखते, केवल आपको एक सीट के बारे में सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली सीट आपको एक ही चाहिए। जितनी कम वैकेंसी है, लोग उतने ही आपके जैसे ही या हमारे जैसे ही लोग क्या सोचते हैं कि वैकेंसी कम, हम क्या ही प्रिपरेशन करें। तो उस तरीके से आधे मैदान आपका वैसे ही खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेनली आपको जिसने सिलेबस पे फोकस कर लिया, जिसने टेस्ट सीरीज लगाया और जिसने ये अंत तक मैदान को नहीं छोड़ा, उनके सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चांसेस बहुत हद तक है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस लास्ट में मैं विजय भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी कम समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भाई। मिलते रहेंगे, फिर कोई अगर डाउट होगा, कुछ होगा तो आप बताएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में या फिर इनसे ही दोबारा मिलके क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच विजय भाई। थैंक यू सो मच।